देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल काफी सारे जो बड़े बड़े फोन्स हैं ना वो लॉन्च होने वाले हैं और इन सब में जो सबसे पहले जो लॉन्चिंग जिसकी सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लग रही है ना वो है Asus की Zenfone 7 सीरीज की। अब बात की जाए तो बहुत ही जल्दी Zenfone 7 सीरीज लॉन्च हो सकती है और देख के लग रहा है कि काफी कमाल का होने वाला है और आपको ना अगस्त के महीने में ही देखने को मिल जाएगा। फिलहाल की बात की जाए तो अभी इसका जो लॉन्च है वो ताइवान के अंदर बोला गया है, लेकिन ये जो फोन है ना मेरे को लगता है कि इंडिया में भी आना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इंडिया में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन इसकी टीजर वगैरह को देख के लगता है कि कंप्लीटली बेजललेस फोन होने वाला, और लगता है कि जो मोटराइज्ड कैमरा था ना उसकी भी एंट्री होने वाली है। और एक और बात से पता चलता है कि यहाँ पे आपको दो मॉडल देखने को मिलेंगे, Zenfone 7 और 7 Pro। और Zenfone 7 Pro में स्नैपड्रैगन 865 प्लस होगा और जो बेस वर्जन होगा ना उसकी जो कीमत स्टार्ट होगी ना वो स्टार्ट होगी लगभग 40,000 रुपए के अराउंड से। इस टाइप की प्रेडिक्शंस अभी हमारे सामने आ रही है। देखिए काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और देख के लग रहा है कि जब मार्केट में डिमांड Asus के फोन्स की तो वो एक फोन लेके आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम सब लोग वेट कर रहे थे कि Zenfone Max Pro M3 कब आएगा, तो उसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे दिया। लेकिन Zenfone 7 आने वाला है, अभी इंडिया में आएगा ही नहीं आएगा ना इसके बारे में भी ढंग से हमें पता नहीं है। इसके साथ ही आप लोग एक और बात बता देना चाहूंगा कि Asus के अलावा Nokia के भी मल्टीपल फोन्स आने वाले हैं। एक बात बताना चाहूंगा कि Nokia का 5.3 स्मार्टफोन है वो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले हैं इंडिया के अंदर, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर समझ सकते हैं। लेकिन उसी के साथ ही जो दूसरे फोन है, जैसे बात करें Nokia 9.3 प्योर व्यू की, ये एक फ्लैगशिप फोन होने वाला है नोकिया का, वो Nokia 7.3 5G, ये शायद स्नैपड्रैगन 765G के साथ आएगा। ऐसे ही नोकिया का 6.3 फोन है और दो बजट फोन है, Nokia 3.4 और Nokia 2.4। इन फोन्स का भी जो लॉन्च है ना वो होने वाला है और जो सबसे पहले दो फोन्स ऐसे होंगे वो आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। Nokia 5.3 का जो लॉन्च है वो बहुत ही जल्दी हो सकता है, मतलब सितंबर में इंडिया के अंदर, और इसके अलावा एक और फोन होगा नोकिया की तरफ से। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी नोकिया के फोन लेने का वेट कर रहा था, सोच रहा था कि नोकिया कम बैक कब करेगी, तो शायद अभी टाइम है, क्योंकि अभी जो लास्ट क्वार्टर आने वाला है ना 2020 का, वहां पे जो नोकिया है ना वो मल्टीपल फोन्स को रिलीज करने का प्लान कर रही है। जी हाँ, यानी कि आपको काफी सारे फोन्स देखने को मिलेंगे नोकिया की तरफ से भी आने वाले कुछ महीनों के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। और इसी के साथ ही एक और न्यूज ये है कि जो जियोनी है ना वो अब इंडिया में अपना कमबैक करने वाली है और कंफर्म हो गया, यानी कि उन्होंने अपना कंफर्म कर दिया कि एक मैक्स नाम से कोई स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं। शायद से इसका नाम जियोनी मैक्स हो सकता है। इस फोन की कीमत अंडर 6,000 रुपीज होने वाली है और इस फोन के अंदर आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। सिर्फ हमें पता है 25 अगस्त को इस जो फ़ोन है वो लॉन्च होने वाला है, तो देखते क्या रहता है। इससे पहले जब जियोनी के फ़ोन्स आए थे तो आप सबको मालूम है कैसे चले, तो सेल्फी सेंट्रिक हो रहे थे। लेकिन अब जियोनी दोबारा से अपना फ़ोन लाने वाली है और लग रहा है कि एंट्री लेवल फ़ोन लाने वाली, इसकी कीमत बिलो 6,000 के नीचे रहेगी। अगर मान लो 5,999 में फ़ोन ले आती है जिसके अंदर आपको एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और एक डिसेंट प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, MediaTek का Helio G35 या P35 भी, तो अभी इस फोन को रिकमेंड किया जा सकता है बिलो 6,000 के प्राइस में, क्योंकि 6,000 के नीचे आप कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, मतलब कोई बड़ी भारी चीज़। एक एंट्री लेवल फ़ोन आने वाला है। फिर भी देखते हैं आगे कहानी क्या रहती है। वैसे आप लोग कैसा लगा कि जियोनी जो है इतने सालों बाद दोबारा से कमबैक करने की कोशिश कर रही है? खैर जियोनी तो ठीक है, इसके साथ ही माइक्रोमैक्स है ना वो भी कमबैक करने का प्लान कर रही है और उन्होंने बोला है कि अभी आने वाले 6 से 8 महीनों के अंदर लगातार 20 फ़ोन लॉन्च करने वाले हैं। अब पता नहीं यार इस बात में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, ये तो वही जाने, लेकिन हाँ ये बात होती है। और इसी के साथ ही अगर रियलमी के फ़ोन का इंतजार कर रहे हो तो 1 सितंबर को रियलमी है ना चाइना के अंदर अपने फ़ोन्स लॉन्च करने वाली है और उनका नाम होगा रियलमी X7 सीरीज़, X7 और X7 Pro। अभी X2 Pro के बाद उन्होंने X3 और X3 सुपर जूम निकाले, X3 Pro का हम ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। लेकिन अब खबर आने लगी है X7 Pro और X7 सीरीज़ की, जिसके अंदर 5G होगा और 120 हर्ट्ज का एक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी। अब बीच में उन्होंने अपना X50 Pro निकाल दिया, 3 के बाद आ रहे डायरेक्टली 7 पे और 3 से पहले वो 50 निकाल चुके, तो नंबर गेम तो पूरा हो चुका है। लेकिन अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता और लग रहा है कि X7 Pro जो होगा ना वो शायद स्नैपड्रैगन 865 प्लस के ऊपर चले और उसके अंदर आपको 125 वॉट की जो अल्ट्रा डार्क चार्जिंग थी ना वो देखने को मिले। रियलमी के फ़ोन से चाइना एक्सक्लूसिव होने वाले, मेरे को लगता नहीं कि इस टाइप के जो फ़ोन है शायद अभी रियलमी उन्हें इंडिया में ले आएगी, क्योंकि देखा जाए तो रियलमी इंडिया में कुछ C सीरीज़ के कुछ ज़्यादा ही फ़ोन्स रिलीज़ करी और C सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया। लग रहा है नहीं कि X सीरीज़ के साथ भी वैसा जो कन्फ्यूजन है वो कंटिन्यू रखेगी। खैर देखते हैं आगे कहानी क्या रहती है। लेकिन X7 सीरीज़ आने वाली है, इंडिया में कब आएगी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं, ना ही कोई आप गारंटी समझिए कि फ़ोन लॉन्च होंगे नहीं होंगे। अगर होते हैं लॉन्च तो बहुत बढ़िया बात होगी, इसके बारे में बात करेंगे एग्जैक्टली वर्थ ऑफ मनी है कि नहीं है। लेकिन जो फ़ोन इंडिया में रिलीज़ हो सकते हैं ना, 3 नए फ़ोन्स के नाम सामने आए। पहला सामने है रियलमी 7 Pro, जिसके अंदर पता लगाया गया कि 4500 mAh की बैटरी और 65 वॉट की चार्जिंग होगी। इसी के साथ ही रियलमी 7i भी पकड़ा गया सर्टिफिकेशन में और रियलमी C15 कल रिलीज़ हुआ था ना, तो रियलमी C17 भी आने वाला है।
मतलब Realme की C सीरीज का कन्फ्यूजन तो खत्म होने नहीं वाला। C12 C15 का तब C17 की एंट्री होने वाली है। Realme 7 है, कहा जा रहा है कि शायद 15,000 की कीमत होगी। और Realme 7 Pro अगर इसमें अगर आपको लोगों को लग रहा है कि 65 वॉट की चार्जिंग होगी, तो मेरे को लग रहा है कि इस बार Realme 7 Pro की कीमत 20,000 के ऊपर जाने वाली है। जी हाँ, मतलब 20 से 30,000 के अराउंड हो सकती है। और प्रोसेसर के बारे में प्रेडिक्शन अभी से लगाई जा रही है कि स्नैपड्रैगन 732G होगा, जिसमें शायद 2.3 या 2.2 गीगाहर्ट्ज से 2.4 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड कर दी गई है। बाकी सब एग्जैक्ट सेम है यार। ये बात होने वाली, मेरे को लग रहा है कि Realme में वो मज़ा नहीं यार, एक साल पहले जो रहा था, सच बता रहा हूँ, मतलब मेरे को इतना मज़ा नहीं आता। पहले X2 XT में फ़ोन्स काफ़ी बढ़िया निकाले थे, X2 Pro में भी काफ़ी मज़ा आया था, X50 Pro में हाइप इन्होंने बिल्ड करी थी। फिर अब Realme 6 Pro के बाद से मन ऐसा हो गया कि अब क्या लॉन्च करते हैं। X3 सुपर जूम भी लगता है ज़बरदस्ती लॉन्च कर दिया, वो भी इतना पसंद नहीं आया। और अभी इतने सारे फ़ोन्स लॉन्च कर रहे हैं। खैर ऑब्वियसली अभी ये फ़ोन्स लॉन्च हुए नहीं है, जब ये फ़ोन लॉन्च हो जाएंगे और अगर इनकी प्राइसिंग एक्साइटिंग होगी ना, तो डेफिनेटली फ़ोन एक्साइटिंग कहलाने के लायक है। लेकिन फिलहाल के लिए जो C सीरीज़ में जो रायता फैलाया ना, अब उसमें C17 भी आने वाला है। चलिए अब कुछ अच्छी नंबर के बारे में बात कर रहे थे। वो ये है कि जो आईकू कंपनी ना, वो इंडिया में अपना एक जो प्रोडक्ट है वो टीज कर रही है। अब लग रहा है कि ये कोई पार्टनरशिप हो सकती है BMW कंपनी के साथ, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने चाइना के अंदर आईकू 5 फ़ोन को भी अनाउंस किया था, और आईकू 5 को उन्होंने BMW के साथ पार्टनरशिप में एक स्पेशल एडिशन भी निकाला। अब आप लोगों को मालूम है, सारी मोबाइल फ़ोन कंपनीज कार कंपनीज के साथ निकालती है। ओप्पो अपना लैम्बोर्गिनी के साथ निकालती है, हुआवे अपना पोर्शे के साथ निकालती है, OnePlus का अपन मैक्लेरिन के साथ देख चुके हैं। अब ऐसी BMW के साथ आईकू ने अपना फ़ोन निकाल दिया। खैर वो बात एक्साइटिंग नहीं है, एक्साइटिंग ये है कि जो आईकू 5 इन्होंने अनाउंस किया ना, प्राइस टू परफॉर्मेंस के हिसाब से काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। यानी कि लगभग 40,000 रुपये की अराउंड कीमत होती है। अगर मैं लगभग 3,900 युआन कीमत है चाइना के अंदर, इंडिया में कन्वर्ट कर तो लगभग 40,000 रुपये। और उस प्राइस में आपको 120 हर्ट्ज का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिलता है, 4500 mAh की बैटरी है, 55 वॉट की चार्जिंग है, 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का GN1 सेंसर है, जिसका जो सेंसर साइज है वो 108 मेगापिक्सल का जो सैमसंग का सेंसर Note 20 अल्ट्रा, S20 अल्ट्रा और आपको Mi 10 में देखने को मिलता है ना, उससे बड़ा इमेज सेंसर हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हैं। इवन इसके अंदर आपको OIS भी देखने को मिलता है, जो आईकू 5 है, जो 40,000 से कम कीमत में आ रहा है। ये कुछ चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। मेरे को लग रहा है कि अगर ये स्पेसिफिकेशन 40,000 या बिलो 40 में कहीं से भी अगर आईकू 5 अगर इंडिया में ले आता है ना, बहुत सही चीज़ होगी। क्योंकि आईकू 3 जब इंडिया में लॉन्च हुआ था ना, तो टेक्निकली उसकी जो प्राइसिंग थी ना, वो चाइना प्राइसिंग के बराबर ही थी, आसपास ही आप उसे समझ सकते हैं। लेकिन आगे चल के आईकू 3 में डिस्काउंट देखने को मिला और बाद में चल के उसकी कीमत लगभग चाइना प्राइसिंग के बराबर है, चाइना से कम ही हो गई। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो अगर वैसे कुछ आईकू 5 के साथ भी अगर हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात होगी। भले ये स्नैपड्रैगन 865 प्लस नहीं रहे, इट्स स्नैपड्रैगन 865 दें, लेकिन अगर बेस मॉडल अगर आईकू 5 का बिलो 40,000 में अगर आ जाता है और एक 5G फ़ोन है, 120 हर्ट्ज का एक एमोलेड डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर मिल रहा है, इन सब चीज़ें अगर आ जाती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात होगी। खैर अभी बात करते हैं आगे की कहानी कब देखने को मिलेगी। वैसे आईकू 5 के साथ आईकू 5 प्रो भी रिलीज़ किया है, वो थोड़ा सा महंगा है। उसके अंदर आपको जो 120 वॉट की चार्जिंग टेक्नोलॉजी होती है वो देखने को मिलती है, पेरिस्कोप जो जूम होता है वो देखने को मिलता है, और दोनों में से इस बार हेडफोन जैक को हटा दिया गया है। तो यार ये बात हो जाती है। तो देखते हैं क्या ये फ़ोन इंडिया में आते कि नहीं आते, क्योंकि आईकू का कहना है कि हम शायद प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन लाएंगे, और आईकू का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पर कुछ टीज़ वगैरह कर रहे हैं। फिर भी देखने वाली बात हो कि आखिर ये फ़ोन आते हैं। वैसे मेरा तो मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि ये फ़ोन भी है, और इसके साथ साथ जो सस्ते में जो दूसरे बढ़िया बढ़िया फ़ोन निकाले हैं ना चाइना के अंदर, उन्हें भी लाना चाहिए, मतलब जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। खैर देखते हैं क्या रहता है। और इसी के साथ ही बात करें तो जो एपिक और जो एप्पल की बैटल है ना, वो काफ़ी बढ़िया चल रही है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम कि एपिक और एप्पल के बीच में क्या चल रहा है, तो शॉर्ट में समझा देता हूँ। एप्पल के ऐप स्टोर के अंदर आपको फोर्टनाइट देखने को मिलता था। फोर्टनाइट के अंदर उन्होंने एक स्पेशल पेमेंट का सिस्टम डाल दिया, जिससे एप्पल ने उसे बैन कर दिया। फिर एपिक ने उस पर मुकदमा ठोक दिया एप्पल के ऊपर। फिर एप्पल ने जितने भी डेवलपर लाइसेंस थे एपिक के, वो सारे कैंसिल कर दिए, और जो डेवलपर्स अनरियल इंजन का यूज करके ऐप डेवलप कर रहे थे iOS के लिए, उन सबको भी ब्लॉक कर दिया। तो कुल मिला के बात यह कहने का कि काफी बड़े घमासान सा चल रहा है इनके बीच में, और कहानी है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर शॉर्ट में बताई जाए तो दोनों कंपनीज के ऊपर एक तरह से कोर्ट केस सा चल रहा है। यानी कि एक दिन में क्या हुआ कि एपिक ने एक नया अपडेट लेकर आए, जिसके अंदर एक खुद की पेमेंट कर सकते हैं। और क्योंकि अगर आप नॉर्मली अगर पेमेंट करते हो एपिक गेम्स के अंदर या फिर फोर्टनाइट के अंदर, तो जो जनरली 30% जो कट होता है ना, वो एप्पल के पास जाता है। सेम थिंग गूगल के प्ले स्टोर के अंदर है, क्योंकि प्ले स्टोर के अंदर भी इस साल अप्रैल के अंदर आपको फोर्टनाइट देखने को मिला था। और एक बार ये जो अपडेट आया ना, उसके बाद पहले एप्पल ने निकाला ऐप स्टोर से, फिर गूगल ने अपने प्ले स्टोर से निकाल दिया, उसके बाद इन्होंने लॉसूट ठोक दिया।
ये बात अलग हो जाती है। इसके बाद क्या हुआ कि इवन आपको एक ऐड देखने को मिलने लगा जहाँ पे हैशटैग फ्री फोर्टनाइट का नारा लगाया जा रहा है और एप्पल को बहुत ज़्यादा पोक किया जा रहा है। यानी कि एपिक जो है वो भी अलग तरीके से काम कर रही है, एप्पल जो है वो अलग तरीके से काम कर रही है, और कुल मिला के बात है पैसे की। वो कंपनीज ये चाहती हैं कि हर कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट होना वहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सके। एपिक चाहती है वो फोर्टनाइट से ज़्यादा पैसा बनाए, एप्पल चाहती है कि अगर एपिक फोर्टनाइट से पैसा बना रही तो हम कैसे पीछे रहे, हम भी फोर्टनाइट से पैसा बनाएंगे। सेम चीज़ गूगल के साथ है। अभी फिलहाल के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाऊंगा अपने मेन चैनल पे, तो वहाँ पे आप स्टे ट्यून रह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है एप्पल वर्सेस फोर्टनाइट में जो बैटल हो रही है ना उसके ऊपर। और इसी के साथ ही बात करें जो अब ड्रीम 11 है ना, वो अब IPL 2020 की एक ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गई है। अब ड्रीम 11 देखा जाए तो एक ऑनलाइन बैटिंग ऐप है। अब मेरे को नहीं पता ये ऑनलाइन बैटिंग फैंटेसी लीग को क्यों इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में जो लोग हैं ना वो इतना ज़्यादा जीतते नहीं है इसके अंदर, और लोग जो है ना वो अपना पैसा गंवाते हैं। और मेरा सजेशन ये होगा कि कोई भी अगर ऐसी ऐप आती जो आपसे पैसा लेती और बैटिंग कराती है, गैम्बलिंग कराती, कुछ भी कराती है, इवन स्पोर्ट फैंटेसी लीग वगैरह कुछ भी होते हैं, इन सबसे दूर रहिए। इन सबका कुछ फायदा नहीं होने वाला। एट द एंड ऑफ द डे आप लोग को नुकसान ही होगा। पता नहीं इसको स्पॉन्सर क्यों बनाया है। इस टाइप की ऐप्स को तो मतलब मेरे हिसाब से बैन कर देना चाहिए इंडिया के अंदर। कोई अच्छी ऐप लेते, मेरे हिसाब से तो अनअकैडमी ले सकते थे, उससे एजुकेशन वगैरह प्रमोट होती, या फिर वीवो को ही रहने देते यार। IPL 2020 का इस बार जो टाइटल स्पॉन्सर है ना बहुत ही घटिया, मतलब ड्रीम 11। इससे कुछ नहीं होगा। इससे ऑनलाइन में मतलब जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो IPL देखते हैं और जो उससे देखते हैं कि हाँ इससे पैसा बना सकते हैं, इसमें पैसा डाल सकते हैं, वो अपना पैसा गंवाएंगे ही गंवाएंगे। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जो बैटिंग, जो जिसे हम सट्टेबाजी कहते हैं, वो डिजिटल फॉर्मेट में आ गई है बस। यार यही बात हो जाती है। इवन गूगल भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। आप लोग को मालूम है, अगर कोई भी गूगल पे अगर डेडिकेटेड वीडियो अगर बनाए किसी का जिसके अंदर आप ऑनलाइन जुआ खेल रहे हो या बैटिंग वगैरह कर रहे हो, तो वो भी गूगल और यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ होती हैं चीज़ें। ये बात आपको नोटिस करनी है। तो पता नहीं यार हमारी गवर्नमेंट इससे क्यों अलाउ कर रही है, जबकि जनरली काफ़ी देशों में जो चीज़ है ना वो बैन हो रखी है और इस टाइप की चीज़ें अलाउड नहीं की जाती हैं। ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। खैर इसके बाद बात करते हैं Huawei के बारे में। अब Huawei के साथ ये है कि अभी जो रिसेंटली जो डील चल रही है, तो Huawei जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गई है। यानी कि Huawei के ऊपर अभी जितनी भी कंपनीज काम कर रही थी USA के साथ, तो उनको बोला गया कि अब सारी चीज़ें बंद कर दें, और US जो है वो कोई भी टेक्नोलॉजी जो होती है वो Huawei को सप्लाई नहीं करेगा। यहाँ तक कि आपको एंड्रॉयड के अपडेट्स वगैरह की भी प्रॉब्लम्स आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है Huawei के फ़ोन्स के अंदर। और तो और Huawei के फ़ोन्स के अंदर आपको जितना भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी वो नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि अब तो वो किरिन चिप्स को भी यूज़ नहीं कर सकते। काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के जो पेटेंट्स हैं ना वो काफ़ी सारी अमेरिकन कंपनीज़ के पास हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखा जाए तो Huawei को पूरी तरीके से इस तरीके से सप्रेस किया जा रहा है ताकि वो काम ना कर सके और चाइना के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप और जो ट्रंप गवर्नमेंट, जो US गवर्नमेंट है ना, उनकी पॉलिटिक्स वगैरह इसके अंदर चल रही है। इसके बारे में हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। हाँ लेकिन ये कि Huawei की जो हालत है ना इस समय इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और उनके पास जो टेक्नोलॉजिकल जो बैन लगा, जिस तरीके से US कंपनी के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, इससे मतलब मुश्किल हो जाता है कोई भी चीज़ Huawei की और ऑनर की रिकमेंड कर पाना। मतलब Huawei ऑनर भले ही कोई भी अच्छा फ़ोन निकाल लें, लेकिन जब तक उसके अंदर प्ले स्टोर नहीं हो, सारी चीज़ें जब तक नॉर्मल नहीं होती, उसे रेकमेंड नहीं किया जा सकता। यार ये प्रॉब्लम रहती है Huawei ऑनर के साथ। ये आप लोग को नोटिस करने वाली बात है। और इसी के साथ ही बात करें तो फाइनली जो सैमसंग है ना वो इंडिया में अपने काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स को मैन्युफैक्चर करने वाली है। यहाँ तक कि आने वाले 1-2 साल के बाद इंडिया से काफ़ी सारे जो फ़ोन्स हैं ना वो इंडिया में बनेंगे, और इंडिया के बाद आपको दूसरी कंट्रीज़ में भी बिकते हुए देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी बड़ा एक बूस्ट होने वाला है, और कहा जा रहा है कि आने वाले 2-3 सालों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के फ़ोन्स प्रोड्यूस होंगे इंडिया में। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और इसी के साथ ही आने वाली खबरों में ये भी है कि अपकमिंग जो सैमसंग ग्लास का जो पेटेंट है वो भी लीक हुआ है, जिसे देख के पता चलता है कि फ्यूचर में जो आपको एप्पल का ग्लास आने वाला है ना उसके कॉम्पिटिशन में सैमसंग का भी आपको ग्लास देखने को मिलेगा, जो कि AR के साथ होगा। और लग रहा है कि जिस तरीके से जो मोबाइल फ़ोन्स की दुनिया आ गई थी ना आगे, वैसे ही आपको जो AR ग्लास आने वाला है ना वो आने वाला है। यानी कि मोबाइल फ़ोन के बाद जो अगली सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है ना वो उसका AR ग्लास होने वाला है। तो खैर ये बात हो जाती है। चलिए बात करते हैं आप लोग कमेंट्स के बारे में। तो संदीप गुप्ता का सवाल है कि आई वांट टू नो दैट वॉच विच प्रोसेसर इज़ बेटर फॉर लैपटॉप, AMD और इंटेल। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इंटेल भी बहुत अच्छा है, AMD भी अच्छा है। एग्जैक्टली बात आती है आप एग्जैक्टली काम क्या कर रहे हो, इस पर चीज़ें ज़्यादा डिपेंड कर जाती है, बजाय कि AMD अच्छा इंटेल अच्छा। दोनों में आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप रॉ पावर कंपेयर करोगे AMD नो डाउट आगे निकल जाता है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे डेडिकेटेड काम होते हैं जहाँ पे इंटेल आगे निकल
जाता है। और आज भी जो इंटेल है उसको जो लोग हैं वो यूज़ में लेते हो, काफ़ी सारे यूज़ केसेस में इंटेल को यूज़ किया जाता है। मतलब सिंपल सा एग्जांपल है, काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो इंटेल प्रोसेसर के बगैर हो नहीं सकते, अगर उनमें से अगर आपकी चीज़ है तो आपकी हो जाएगी। वैसे ये नहीं है कि AMD के बगैर नहीं हो सकता, AMD वो चीज़ टाइम ज़्यादा ले, क्योंकि इंटेल के प्रोसेसर में से प्रोसेसर वगैरह नहीं होता, काफ़ी सारी दूसरी टेक्नोलॉजीज़ को भी बिल्ड किया जाता है जिनके जो पेटेंट्स है वो इंटेल के पास हैं। इसलिए इंटेल का अगर प्रोसेसर मान लो कम पावरफुल है, फिर भी आपको ज़्यादा अच्छी जो दूसरे टास्क होते हैं ना उनमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। ये कुछ चीज़ें रहती है जो लोग नज़रअंदाज कर देते, तो काम के साथ डिज़ाइन करता है। किसी को अगर कोडिंग प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है, डेफिनेटली इंटेल उसमें ज़्यादा आगे निकल जाता है। किसी को अगर गेमिंग वगैरह करनी है उसके अंदर आपका AMD आगे निकल जाता है, ये बात होती है। तो दोनों चिप प्रोसेसर अच्छे, दोनों में से ख़राब कोई सी चीज़ नहीं है। AMD वाला पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छे तरीके से राइज अप कर गया है, लेकिन इंटेल वाला राइज नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटेल ख़राब है, इंटेल के पास अभी भी एज है, क्योंकि उसके पास खुद की जो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज़ है ना वो उसको अलग बनाती है। और इसके बाद गौरव का सवाल है कि माई क्वेश्चन इज, If I buy iPhone 5G in India, there is time for 5G coming. Will normal network 4G work on it? देखो 5G भी चलेगा 4G भी चलेगा। अगर आप कोई भी 5G फ़ोन लेते हो ना, भले आईफोन है, नॉर्मल कोई भी स्मार्टफोन हो इंडिया में मिलने वाला, उसके अंदर जब 5G आएगा तो वो भी चलेगा। और अभी इंडिया में जो 4G नेटवर्क है ना उस पर भी वो सपोर्ट करेगा। तो 5G फ़ोन ऑब्वियसली आप ले सकते हैं, उसके अंदर 4G भी चलेगा, 3G भी चलेगा, 2G भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।